हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो मैंने जो भी बजट 2021 के रिस्पेक्ट में जीएसटी में अमेंडमेंट्स आए हैं वो डिस्कस करने के लिए बनाया है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला अमेंडमेंट आया है वो आपका सेक्शन 7 में आया है और ये रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी ये एप्लीकेबल होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। सो ये अमेंडमेंट क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये अमेंडमेंट कहता है कि एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट्स और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे विल they will come in purview of supply. So basically इन्होंने इस अमेंडमेंट के थ्रू सप्लाई के दायरे को और बढ़ाया है। अब देखा जाए तो ये यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे क्लब्स की बात हो रही है कि क्लब्स या फिर अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो लोग अगर अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दे रहे हैं या गुड्स दे रहे हैं और उसके लिए वो कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो दैट एक्टिविटी विल कम इन द पर्व्यू ऑफ सप्लाई। अगर देखा जाए इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का रीजन है माय डियर फ्रेंड्स, एक आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी सर्विस टैक्स रिजीम में। तो एज पर दैट जजमेंट ये बोला गया कि अगर क्लब्स और मेंबर्स आपस में सर्विसेज दे रहे हैं, तो सिंस क्लब एंड मेंबर्स दे आर नॉट डिस्टिंक्ट टू ईच अदर, और अगर वो डिस्टिंक्ट ही नहीं है तो यहाँ पे सप्लाई के परव्यू में ये चीज नहीं आती, तो सर्विस टैक्स लगने का कोई फायदा नहीं है। इसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 7 में क्लॉज को इंसर्ट कर दिया, एंड दिस इज मोर ऑफ लाइक अ क्लैरिफिकेशन कि अगर क्लब्स अपने मेंबर्स को कोई सर्विस या गुड्स दे रहा है तो इट कम्स इन पर्व्यू ऑफ सप्लाई और उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट होगा। तो अब देखते हैं अगली हमारी अमेंडमेंट क्या थी। अब अगली जो अमेंडमेंट है उसमें सेक्शन 16 में एक इंसर्शन किया गया है। इंसर्शन क्या है? इंसर्शन सिंपली ये है, अगर मैं सेक्शन 16 की बात करूं तो इट टॉक्स अबाउट कि अगर आपको किसी इनवॉइस का इनपुट लेना है, वो इनपुट लेने के लिए आप एलिजिबल हैं, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। उन्हीं कंडीशंस में एक और कंडीशंस को ऐड ऑन किया है, और कंडीशन ये है कि अब वो जो इनवॉइस है वो आपकी सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में, या फिर अगर आप आईएफए फैसिलिटी भी ले सकते हैं क्योंकि अब तो क्यूआरएमबी भी ऑप्ट कर रहे हैं, में अपलोड किया है और वो अल्टीमेटली आपको कम्युनिकेट हुआ है। अब कम्युनिकेट किस में होगा? 2A या 2B में। तो ये एक अमेंडमेंट किया है, ये एक इंसर्शन किया है सेक्शन 16 में। ये जो अमेंडमेंट है इट इज लाइक अ स्टैट्यूटरी बैकअप टू रूल 36 सब रूल 4, क्योंकि ये रूल यही बात बोलता है कि आप उन्हीं इनवॉइसेस का इनपुट ले सकते हैं जो कि आपके 2A और 2B में आ रहा है, या फिर उसका कुछ स्पेसिफिक परसेंट, अब 105% तक आप इतना इनपुट ले सकते हो। तो ये जो अमेंडमेंट है इट इज लाइक अ स्टैट्यूटरी बैकअप टू रूल 36 सब रूल 4, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट्स ने ये कहा था कि ये जो स्पेसिफिक रूल है ये अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि इसका कोई सेक्शन नहीं है, क्योंकि इसका जो सेक्शन है वो ही अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वही अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, तो रूल आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, ओके। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट आपकी अमेंडमेंट क्या है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है फ्रेंड्स, अब आपका जीएसटी ऑडिट और अबॉलिश हो गया है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ एनुअल रिटर्न फाइल होगा। पहले क्या होता था, हम लोग 9 फाइल करते थे और 9C में रिकंसिलेशन बनता था, जिसको कोई सीए या सीएमए सर्टिफाई करना होता था। अब आपका सिर्फ और सिर्फ 9 जाएगा, और जो 9 होगा वो सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन कौन करेगा? जो आपका टैक्स पेयर है वो खुद ही सेल्फ सर्टिफाई करेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है जो आपका अब इंटरेस्ट लगेगा, जो इंटरेस्ट लगता है एज पर सेक्शन 50, वो इंटरेस्ट आपका नेट कैश लाइबिलिटी पे लगेगा। सो अर्लियर जो अमेंडमेंट आया था वो भी सेम था, बट द थिंग इज जो अमेंडमेंट आया था वो प्रोस्पेक्टिव था, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था। वो आया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020। इसका मतलब ये था कि इससे पहले जो आपका इंटरेस्ट लग रहा था सेक्शन 15 का 50 का, वो आपका ग्रॉस पे लग रहा था, नेट पे नहीं लग रहा था। बट अब सिंस ये अमेंडमेंट आ गया है रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी 1 जुलाई 2017 से,
एंड एज पर दिस अमेंडमेंट अब आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका नेट पे लगेगा, नेट ऑफ आईटीसी की जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है जिसको अपने कैश लेजर से पे करते हो, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा, ना कि आपकी ग्रॉस लायबिलिटी पे। नेक्स्ट, नाउ आगे के जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो बहुत सारे रिलेटेड टू सर्च एंड कन्फिस्केशन है। अब सबसे पहला अमेंडमेंट ये देख लेते हैं, इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है, पहले अगर आप सेक्शन पढ़ोगे तो सेक्शन 122 और 125 जो है वो स्पेसिफिकली पेनल्टी प्रोविजंस हैं, दे आर रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ टैक्स। 129 का जो प्रोविजन है इट इज रिलेटेड टू डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, एंड 130 इट वाज रिलेटेड टू कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। पहले क्या होता था, अगर सेक्शन 74 की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कंक्लूड हो रही हैं, अगर सेक्शन 74 या 73 की प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो रही हैं तो आपकी सेक्शन 129 और 130 की भी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी, ऐसा एक्ट में लिखा था। अब उस चीज को अमेंड कर दिया। अब अमेंडमेंट के बाद जब आपका सेक्शन 73, 74 विच आर रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ टैक्स उसकी प्रोसीडिंग्स आपकी कंक्लूड हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी उसकी कंक्लूजन के साथ साथ आपकी 129 और 130 की भी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी। मीनिंग देयर बाय ये दोनों जो प्रोसीडिंग्स हैं इनका आपस में अब कोई रिलेशन नहीं है। अगर 73, 74 की प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो रही हैं तब भी आपकी जो 129 और 130 की प्रोसीडिंग्स हैं वो चलती रहेंगी, वो सेपरेट कर दी गई हैं 73 और 74 की प्रोसीडिंग्स से। नेक्स्ट, एक अमेंडमेंट और आया है, वो है कि इन्होंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स को बेसिकली डिफाइन करा है। तो अभी तक अगर आप देखोगे एक्ट, सेल्फ असेसमेंट टैक्स ना कहीं ऐसा डिफाइन नहीं था, तो अब इन्होंने क्या करा है, एक क्लैरिफिकेशन डाला है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिर्फ वो नहीं होगा जो आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हो, नहीं, अगर आपने कोई इनवॉइस जीएसटीआर 1 में दिखाया, ठीक है, और उसको जीएसटीआर 3B में उसको नहीं दिखाया, तो तब भी, क्योंकि जीएसटीआर 3B से क्या होता है, आपका जो टैक्स का पेमेंट होता है, टैक्स का पेमेंट होता है, तो तब भी उस पर्टिकुलर सप्लाई के ऊपर जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकता है। तो दिस क्लैरिफिकेशन, दिस इज लाइक अ क्लैरिफिकेशन ओनली, वो इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन को इंसर्ट किया इन सेक्शन 75 जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स की रिस्पेक्ट में बात करता है, वो एक इन्होंने क्लैरिफिकेशन को इंसर्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू अटैचमेंट। अब इसमें क्या अमेंडमेंट आया है, अगर आप देखोगे ओरिजिनल जो प्रोविजन है वो ये बोलते थे कि अगर आपके सेक्शन 62, 63, 64 एक्सेट्रा में कोई प्रोविजन कोई प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं तो जो असेसिंग ऑफिसर है उसको ये राइट होता था कि वो रेवेन्यू की प्रोटेक्शन के लिए आपके बैंक अकाउंट को अटैच कर सकता है। एक अमेंडमेंट लेकर आए, सबसे पहले तो इन्होंने इसका स्कोप बढ़ा दिया। पहले वो एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करता था, अब यहाँ पे इन्होंने चैप्टर कर दिया, बिकॉज जो सेक्शन होता है वो चैप्टर का पार्ट होता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने सेक्शन की जगह पूरे चैप्टर को डाल दिया कि इन चैप्टर्स में अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट अटैच हो सकता है। दूसरी चीज, पहले जो बैंक अकाउंट अटैच होता था वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल पर्सन की रिस्पेक्ट में होता था, अब या तो टैक्सेबल पर्सन का अटैच हो सकता है या फिर कोई और पर्सन जो स्पेसिफाइड है। अब ये क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई टैक्स इवेजन हुआ है तो नेम किसी और का है, यानी टैक्सेबल पर्सन में जीएसटीएन या पैन किसी और का है, लेकिन उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, जो चीजों को करा रहा है वो कोई और है। तो नाउ दे हैव गिवन द पावर कि खाली टैक्सेबल पर्सन ही, जो मास्टरमाइंड है उसके पीछे का, उसका भी आपका बैंक अकाउंट अटैच करने की पावर अब आपके असेसिंग ऑफिसर के पास दे दी गई है। तो ये एक अमेंडमेंट आया है। ऑल्दो इसके पीछे का वजह ये है कि ये रेवेन्यू को सेफगार्ड करना चाहते हैं, बट ऐसे प्रोविजन के केस में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बार जो अथॉरिटी है वो अपने पावर को मिसयूज करके असेसी को हैरास करती है।
तो ऑल्दो इसका दायरा बढ़ा दिया गया, बट सरकार को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो अपनी पावर को मिसयूज ना करे टैक्स पेयर को हरास करने के लिए। ओके, एक चीज और, अब आप कोई अपील नहीं कर सकते इन सेक्शन 129 अनलेस अनटिल आपने 25% ऑफ पेनल्टी को पे कर दिया है। तो 129 है वो डील करता है डिटेंशन, सीजर और रिलीज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट से। ओके, और नेक्स्ट also is related to detention, seizure and release of goods and conveyance in transit। तो अब ये देखते हैं कि अमेंडमेंट क्या है। सो बेसिकली सबसे पहले तो अगर ऐसा कोई डिटेंशन होता है तो उसमें टैक्स लाइबिलिटी के क्वांटम को चेंज किया गया है। दूसरी चीज, पहले अगर आप देखेंगे तो पहले ही लिखा था कि अगर आप चाहें तो एक बॉन्ड पर अपने गुड्स को छुड़ा सकते हैं। बॉन्ड अगर आप एक एग्जीक्यूट कर दें, सिक्योरिटी को एग्जीक्यूट कर दें, बट अब क्या गया, अब उस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया है। तो अब आपको पहले पूरी पेनल्टी देनी पड़ेगी, तभी आप अपने गुड्स को छुड़ा सकते हैं, और वो चीज आपको कैश में पे करनी पड़ेगी। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है दैट दे हैव डीलिंक द प्रोविजन ऑफ 130 एंड 129। ये एक आपकी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट मेड टू कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस। अब ये क्या है? सो सेम अमेंडमेंट हुआ है, जैसे 129 में अमेंडमेंट किया जिसमें 129 और 130 को डीलिंग किया गया, वैसे 130 में भी अमेंडमेंट आया जिसमें 129 और 130 को डीलिंग करा गया। ओके, एंड एक चीज और है, अब आपका जो जुरिस्डिक्शन कमिश्नर है उसकी भी पावर्स को बढ़ा दिया गया है। सो पहले जो पावर्स अब कमिश्नर के पास थी, अब उसमें जुरिस्डिक्शन कमिश्नर को भी वो पावर्स दे दी गई हैं, उसकी पावर्स के दायरे को बढ़ा दिया गया है। दिस इज द अमेंडमेंट। सो अगेन दीज आर ऑल द अमेंडमेंट्स। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो नीचे मैंने लिंक लगा दिया है, आप वो लिंक से ये पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई। सो दिस वीडियो वाज इन क्रक्स, बट अगर आपको और ज्यादा अच्छा डिस्कशन देखना है तो आप हमारे बजट का सेशन देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल। सो वो लिंक भी मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। So friends, this was all from my side. Thank you very much. Have a nice day.